हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ जो कि हम तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी, टीजीटी और अन्य जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके सारी सीरीज़। तो ये एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारी इस क्लास का। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, गिवन वस्तु के लिए एंजल वर्क। तो यहाँ पर एंजल वर्क की बात की है कि गिवन वस्तु कौन सी होती है, वो वस्तु जिसका यानी कि निम्न कोटि की, जिसका कोई भी बहुत ही लो कॉस्ट की वस्तुएँ होती हैं स्टूडेंट, ये तो इन्हें कहते हैं गिवन वस्तुएँ, जिनका प्राइस गिरने के बावजूद भी जो लोग होते हैं उनको उन वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं। तो वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको गिवन वस्तुएं कहते हैं। तो इनका जो है ये एंजल वर्क पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ऋणात्मक ढाल, धनात्मक ढाल, लंबीय या क्षेत्रीय। तो गिवन वस्तुएं मैंने आपको बताई दी है कि इनके मूल्य में कमी आने पर भी इनकी जो है परचेजिंग बढ़ती नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं का जो ऋणात्मक यानी कि ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि गिरता हुआ ढाल होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऋणात्मक ढाल, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी ऑप्शन है गणनावाचक माप की जा सकती है, ऑप्शन बी गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है, ऑप्शन सी क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती है, या ऑप्शन डी तुलनात्मक माप के साथ गणनावाचक माप की जा सकती है। तो सबसे पहले उपयोगिता को कहते हैं यूटिलिटी, और ये एक मनोवैज्ञानिक विचार है। वो इस तरह से स्टूडेंट, क्योंकि जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो हम उसको माप नहीं सकते हैं, कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमें एक पॉइंट में हमें संतुष्टि मिल गई है, एक बार में संतुष्टि मिल गई या 2 बार में संतुष्टि मिल गई, इस तरह से हम माप नहीं सकते हैं। ये हम अनुभव करते हैं कि जब हम एक गिलास पानी पीते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमने एक पॉइंट पे यानी कि एक गिलास पानी पी लिया तो हमारी यूटिलिटी कंप्लीट हो गई, यानी कि इसको मापते नहीं है 1 2 3 में। उपयोगिता हम अनुभव करते हैं जब हमें संतुष्टि मिलने लगती है तो हम ये कहते हैं कि हाँ बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम प्यास लगी है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें 1 गिलास में ही संतुष्टि मिल जाएगी। हो सकता है कि हम 2 गिलास पानी पिए या 3 गिलास पानी पिए, तो उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन बी, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है, यानी कि इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं उपयोगिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यवर्धक कर वैट लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम मूल्यवर्धक कर के बारे में जान लेते हैं। इसका जो फुल ऑप्शन यानी कि इसका वैट का जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्यवर्धित कर। तो उत्पादन के यानी कि जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसके प्रत्येक चरण में जो हम आउटपुट और इनपुट लगाते हैं, उस आउटपुट और इनपुट दोनों को हर चरण में गिना जाता है और उस पर मूल्यवर्धित टैक्स लगाया जाता है, और उन सब का जो जोड़ होता है यही कहलाता है वैल्यू एडिड टैक्स। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन बी, उत्पादन और अंतिम चरण के सभी चरणों पर, यानी कि उत्पादन के जब हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं और अंतिम चरण तक जब तक वो वस्तु बन नहीं जाती है, जिन जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को हम लास्ट में जो आउटपुट हमें मिलता है उसमें हम ऐड कर लेते हैं। इसलिए इसे कहते हैं मूल्यवर्धक कर या वैल्यू एडिड टैक्स, कि हम हर बिंदु पर, हर एक बिंदु पर या हर एक चरण पर कीमत का ऐड करते जाते हैं, तो वो कहलाता है मूल्यवर्धक कर। और ये जो लागू किया गया था 2005 से लागू किया गया है, और वैट लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो है हरियाणा, और आखिरी राज्य जो है
वो 1 जनवरी 2008 में उत्तर प्रदेश पर लागू हुआ था। तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान रखा करिए। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस योजना में किया गया था? तो ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, या 9वीं पंचवर्षीय योजना में, या 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट समावेशी विकास की जो अवधारणा दी गई थी वो दी गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई थी तो इसमें समावेशी यानी कि सभी तरह से हर उद्योग का, हर कृषि का, या हर उसमें जो हम डेवलपमेंट करेंगे उसका समावेशी विकास करेंगे। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो करी गई थी 2007 से 2012, यानी कि 5 वर्ष की ये योजना होती है और 2007 से ये लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी थी। तो ऑप्शन है मसग्रेव, कीन्स, पीटर पायर, हैंसन। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन सी, पीटर पायर। शून्य आधार बजट की जो अवधारणा दी थी वो दी थी पीटर पायर ने दी थी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप स्टूडेंट जो मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अगर आपको समझ में आते हैं तो कमेंट ज़रूर करें मुझे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि मैं एंकरेज हो सकूं, ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो जो है बना सकूं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र में धन केंद्रित परिभाषा की व्याख्या किसने दी? तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये लेसन फर्स्ट ही है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है यानी कि हर कंपटीशन में या फिर 11-12 के जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र में जो धन केंद्रित परिभाषा की व्याख्या दी थी वो एडम स्मिथ ने दी थी, और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी धन केंद्रित परिभाषा के ऊपर 1776 यानी कि 1776 में लिखी थी, और उसका नाम था वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह से ही बन जाता है कि 1776 में कौन सी बुक लिखी गई है, या फिर एडम स्मिथ द्वारा दी गई बुक किस सन में लिखी गई है, फिर धन केंद्रित परिभाषा किस तरह से किसने दी है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक उपभोक्ता का संतुलन तब कहा जाता है जब अधिकतम डैश प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है? लाभ प्राप्त करता है, या सुविधा प्राप्त करता है, या संतुष्टि प्राप्त करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है स्टूडेंट संतुष्टि। बिकॉज एक उपभोक्ता का संतुलन तभी कहा जाएगा जब वो किसी वस्तु को खरीदता है और उस वस्तु से उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, लाभ नहीं। लाभ से ज़्यादा उसके लिए वो वस्तु सेटिस्फाइड होना चाहिए उसके लिए, कि वो संतुष्ट हो सके कि हाँ ये वस्तु जो खरीदी है भले ही उसके लिए वो महंगी हो या सस्ती हो, लेकिन उसे लास्ट मोमेंट पे ये लगता है कि हाँ इस वस्तु से उसको संतुष्टि अधिक मिली है। तो एक उपभोक्ता का जो संतुलन कहा जाता है वो संतुष्टि, जहाँ पर वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है वो उपभोक्ता का संतुलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई थी? तो वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में बताना है कि उस किस अनुच्छेद में इस आयोग यानी कि वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 180 या अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 275 या अनुच्छेद 35। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। और ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हर कॉम्पिटिटिव यानी कि यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है और यूपी पीजीटी में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख के जाइएगा। जो वित्त आयोग से संबंधित जितने भी आपके हैं क्वेश्चंस उनको आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, जब करदाता द्वारा कर का बोझ अन्य व्यक्ति पर डाल दिया जाता है तो वो कहलाता है कर अपवंचन या कराधान का स्थानांतरण, कर का प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन बी, कराधान का स्थानांतरण। जब करदाता यानी कि जिस पर टैक्स लगता है वो होता है करदाता, और उसका जो आर्थिक बोझ है वो क्या करता है, वो किसी और दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है, तो इसे कर विवर्तन भी कहते हैं। और कराधान का स्थान यानी कि कर का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र कर देता है वो किसी और पे कर का या टैक्स का, तो ये कहलाता है कराधान या कर विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वे कर जो दूसरों पे स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी बिक्री कर या जीएसटी। तो यहाँ पहले मैं ये बता दे रही हूँ स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कहते हैं डायरेक्ट कर, यानी कि वे कर जो दूसरों पर हम स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, वो कहलाते हैं डायरेक्ट कर, यानी कि जिस पर वो लगा है वही उस कर को देगा। तो इनकम टैक्स जो होता है और निगम कर, ये सारे जो कर होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, क्योंकि इनकम पर जैसे कि मेरी आय 10,000 रुपये है, तो मेरी आय में से जो टैक्स लगा है मेरी आय पर, तो वो टैक्स मैं किसी और पर स्थानांतरित नहीं कर सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी आय पर लगा है, तो मेरी आय पे से ही वो टैक्स काट लिया जाएगा। तो वो कर होते हैं जो दूसरों पे हम स्थानांतरित नहीं करते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ, और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं मैं उस पर तैयारी कर रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे आपको वीडियोस दे सकूँ। तो चलिए स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी आऊँगी तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।